इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस पेपर 5 का 15वां चैप्टर यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कानून व्यवस्था यूपी पुलिस। परिचय। लगभग 2,43,286 वर्ग किमी के क्षेत्र और लगभग 20 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण एकल पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के पास 75 जिलों, 33 सशस्त्र बटालियनों और खुफिया जांच, भ्रष्टाचार विरोधी, तकनीकी प्रशिक्षण, फॉरेंसिक विज्ञान आदि से संबंधित अन्य विशेष विंगों शाखाओं में फैले लगभग 2.5 लाख कर्मियों का बल है। देश में वर्तमान पुलिस प्रणाली 1860 में श्री HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की सिफारिश के बाद बनाई गई थी। इसके लिए 1861 का पुलिस अधिनियम बनाया गया, जो आज भी लागू है। आज पुलिस बल को अपराध की रोकथाम और पता लगाने और इसके प्रशासन की दक्षता को मजबूत करने के लिए कई आवश्यक इकाइयों, जोनों, रेंजों, जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जोन हैं: मेरठ जोन, बरेली जोन, लखनऊ जोन, इलाहाबाद जोन, कानपुर जोन, आगरा जोन, वाराणसी जोन, गोरखपुर जोन। पुलिस आयुक्त प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में लागू करने के बाद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में शुरू करने का फैसला किया है। यूपी पुलिस का संगठनात्मक ढांचा। उत्तर प्रदेश पुलिस पदानुक्रमित है, जिसमें कमांड और रिपोर्टिंग संरचना की एक स्पष्ट श्रृंखला है। यूपी पुलिस का संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है। पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP उत्तर प्रदेश में पुलिस बल के प्रमुख हैं। पुलिस बल के समग्र प्रशासन, नीति निर्माण और प्रबंधन के लिए DGP जिम्मेदार हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1988 बैच के अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का कार्यकारी पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक ADGP उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में दूसरी सबसे बड़ी रैंक है और राज्य में 8 पुलिस क्षेत्रों का प्रमुख है। पुलिस महानिरीक्षक IGP उत्तर प्रदेश में 18 रेंजों में से एक का प्रभारी होता है और संबंधित पुलिस क्षेत्र के ADGP को रिपोर्ट करता है। पुलिस उप महानिरीक्षक DIG एक पुलिस जिले का प्रशासन और प्रबंधन करता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP एक पुलिस जिले का प्रमुख होता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने और अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। पुलिस अधीक्षक यानी कि SP एक जिले के भीतर एक उप मंडल का प्रभारी होता है और जिले के SSP को रिपोर्ट करता है। पुलिस उपाधीक्षक DSP एक उपमंडल के भीतर एक पुलिस सर्किल के लिए होता है और SP को रिपोर्ट करता है। इंस्पेक्टर एक पुलिस स्टेशन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और DSP को रिपोर्ट करता है। सब इंस्पेक्टर अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता है। हेड कांस्टेबल ASI को
उनके निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। कांस्टेबल अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और पुलिस बल में सबसे निचली रैंक का होता है। सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लाने का निर्देश दिया, जिनमें से कुछ मुख्य निर्देश हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति या सोराबजी समिति द्वारा अनुशंसित किसी मॉडल पर राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। 3 वरिष्ठतम में से राज्य के डीजीपी का चयन करें। उस रैंक पर पदोन्नति के लिए यूपीएससी द्वारा सूचीबद्ध विभाग के अधिकारी और एक बार चुने जाने के बाद उनको सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद कम से कम 2 साल का न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करते हैं। ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल तय करें। 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले कस्बों, शहरी क्षेत्रों से शुरू करके और धीरे धीरे छोटे शहरी क्षेत्रों तक विस्तार करते हुए कानून और व्यवस्था वाली पुलिस को इन्वेस्टिगेटिव पुलिस से अलग करें। पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचे के अधिकारियों के सभी स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों को तय करने के लिए राज्य स्तर पर एक पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना करें। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष एक पैनल तैयार करने के लिए संघ स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करने का भी निर्देश दिया। इन बलों को उनकी प्रभावशीलता को उन्नत करने, उनके कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने, उनके बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उनकी समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त जनादेश के साथ न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए। वे आमतौर पर उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिन्हें वे उठाए गए थे और उस संबंध में सिफारिशें करते हैं। यूपी पुलिस की विशिष्ट इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार कई विशेष इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ दी गई है। अपराध शाखा। अपराध शाखा हत्या, अपहरण और संगठित अपराध जैसे जटिल और गंभीर आपराधिक मामलों की जांच और समाधान के लिए जिम्मेदार है। शाखा में अपराध विभाग यानी कि जांच विभाग सीआईडी, विशेष जांच दल एसआईटी और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू जैसी विभिन्न इकाइयां शामिल हैं। आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उत्तर प्रदेश के आतंकवादी संगठनों और उनकी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार है। यह इकाई अत्यधिक प्रशिक्षित है और उच्च जोखिम वाली स्थितियों को संभालने के लिए सुसज्जित है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया ब्यूरो आईबी जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। विशेष कार्य बल एसटीएफ यूपी पुलिस की एक विशेष इकाई है जो संगठित अपराध गिरोह की गतिविधि और अन्य हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करती है। यूनिट में उच्च प्रशिक्षित कर्मी हैं जो खुफिया जानकारी एकत्र करने और संचालन करने के लिए उन्नत तकनीक से लैस हैं। यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश में सड़कों और राजमार्गों पर वाहनों के यातायात को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। इकाई यातायात नियमों और विनियमों को लागू करके सड़क सुरक्षा और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करती है। प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीएससी उत्तर प्रदेश में एक आरक्षित पुलिस बल है जो नागरिक अशांति,
प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बल को उच्च जोखिम वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और दंगा नियंत्रण गियर जैसे विशेष उपकरण हैं। त्वरित कार्रवाई बल, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ यूपी पुलिस की एक विशेष इकाई है जिसे दंगा नियंत्रण स्थितियों को संभालने और नागरिक अशांति के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बल गैर घातक हथियारों जैसे आंसू गैस, रबर की गोलियों और पानी के तोपों से लैस है और इसे नियंत्रण और अनुपातिक तरीके से बल का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। घुड़सवार पुलिस यूपी पुलिस की एक इकाई है जो गश्त और भीड़ नियंत्रण उद्देश्यों के लिए घोड़ों का उपयोग करती है। यूनिट का उपयोग अक्सर त्योहारों, मेलों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यूपी पुलिस से जुड़े अन्य तथ्य। प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस की राज्य भर में कई प्रशिक्षण अकादमी हैं, जैसे मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय और लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमियाँ पुलिस कर्मियों को पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करती है, जिसमें जांच, भीड़ नियंत्रण और आतंकवाद का मुकाबला शामिल है। प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी पुलिसिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी पहलों को अपनाया है। इसमें सीसीटीवी कैमरा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और क्राइम मैपिंग सॉफ्टवेयर शामिल हैं। पुलिस बल ने नागरिकों के लिए अपराधों की रिपोर्ट करने और उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। सामुदायिक पुलिसिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग बनाने के लिए कई सामुदायिक पुलिसिंग पहल शुरू की है। इसमें एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी पहलें शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए काम करती है, और डायल 100 सेवा, जो नागरिकों से आपातकालीन कॉल का तेजी से जवाब देती है। महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें महिला पुलिस स्टेशनों का गठन, सार्वजनिक स्थानों पर सभी महिला पुलिस टीमों की तैनाती और उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की सूचना देने के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित मुद्दे। आधुनिकीकरण की कमी। यूपी पुलिस को तकनीकी और आधुनिकीकरण को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस बल अभी भी काफ़ी हद तक पुलिसिंग के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है और इसमें उन्नत संचार प्रणाली, क्राइम मैपिंग सॉफ्टवेयर और फोरेंसिक लैब जैसे आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का अभाव है। कर्मियों की कमी। यूपी पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस बलों में से एक है, लेकिन यह अभी भी कर्मियों की कमी का सामना कर रही है, खासकर निचले रैंक में। यह कमी आपात स्थिति से निपटने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। भ्रष्टाचार। यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के अन्य रूपों में लिप्त होने की खबरें आती हैं। यह पुलिस बल में जनता के विश्वास को कम कर सकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन। यूपी पुलिस पर गैर न्यायिक हत्याओं,
हिरासत में यातना और अवैध हिरासत सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ये उल्लंघन पुलिस बल की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं और जनता के विश्वास को नष्ट कर सकते हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण। कुछ मामलों में यूपी पुलिस कर्मियों के पास जटिल परिस्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी हो सकती है। इससे बल का अत्यधिक उपयोग हो सकता है, जो तनाव को और बढ़ा सकता है और हिंसा की घटनाओं में योगदान दे सकता है। आगे की राह। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि, कानून प्रवर्तन, सामुदायिक पुलिसिंग, मानवाधिकार संघर्ष समाधान और उन्नत जांच तकनीकों पर पुलिस कर्मियों को नियमित और अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करना। पर्याप्त संसाधन। प्रभावी अपराध जांच के लिए आधुनिक उपकरण, वाहन, फोरेंसिक लैब, संचार प्रणाली और प्रौद्योगिकी सहित पुलिस बल को संसाधनों का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना। और संरचना विकास। पुलिस थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार, पुलिसकर्मियों के रहने की स्थिति और अच्छी तरह से सुसज्जित फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना। कम्युनिटी पुलिसिंग और पब्लिक एंगेजमेंट। नियमित बैठकों, आउटरीच कार्यक्रमों और कम्युनिटी पुलिसिंग पहलों के माध्यम से पुलिस समुदाय सहयोग को प्रोत्साहित करना। यह विश्वास बनाने, संचार बढ़ाने और समुदाय से खुफिया जानकारी एकत्र करने में मदद कर सकता है। शिकायत निवारण तंत्र। ऐसे प्लेटफार्मों की स्थापना करना जहां नागरिक शिकायत दर्ज करा सकें, प्रतिक्रिया दे सकें और पुलिस से सहायता मांग सकें। जनता की शिकायतों को दूर करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। प्रौद्योगिकी का उपयोग। पुलिसिंग दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड प्रबंधन, डिजिटल अपराध रिपोर्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और डेटा विश्लेषण जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाना। आंतरिक निरीक्षण तंत्र। पुलिस कदाचार और शक्ति के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावी आंतरिक तंत्र स्थापित करना। भर्ती और प्रशिक्षण सुधार। एक पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया को लागू करना जो पुलिस बल में व्यावसायिकता, नैतिक आचरण और विविधता पर जोर देती है। अंतर एजेंसी सहयोग। बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए पुलिस बल और अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे खुफिया एजेंसियों, न्यायपालिका और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे। महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार, घरेलू हिंसा और दहेज से संबंधित मौतों सहित महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों के मामलों में उत्तर प्रदेश को लगातार शीर्ष राज्यों में स्थान दिया गया है। भीड़ की हिंसा। उत्तर प्रदेश में भीड़ की हिंसा की कई घटनाएं भी देखी गई हैं, जहां भीड़ ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है और व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया है। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी मौतें भी होती हैं। सांप्रदायिक तनाव। उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है और राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का नुकसान हुआ है। पुलिस की बर्बरता। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरता के कई मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस पर प्रदर्शनकारियों से निपटने या हिरासत में मौत के मामलों में अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। सामूहिक हिंसा। उत्तर प्रदेश में आपराधिक गिरोहों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो जबरन वसूली, अपहरण और तस्करी सहित
संगठित अपराध शामिल हैं। भ्रष्टाचार। पुलिस बल, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार की खबरों के साथ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है। आगे की राह। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं। कानून प्रवर्तन को मजबूत करना। पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके और उनके काम में सहायता करने के लिए आधुनिक तकनीक की शुरुआत करके पुलिस बल को मजबूत और अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच में सुधार करके महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए विशेष पहल शुरू की जानी चाहिए। सांप्रदायिक तनाव को संबोधित करना। सरकार को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने चाहिए और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकना चाहिए। इसे विभिन्न उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना, अभद्र भाषा के लिए सख्त दंड लागू करना और समुदाय स्तरीय संवाद आयोजित करना। न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना। यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए कि मामलों को तेजी से और निष्पक्ष रूप से निपटाया जाए। इसे अदालतों, न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और मामले के प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को पेश करके प्राप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार से लड़ना। सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए। यह सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को मजबूत करने और शासन में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करना। अपराध के मूल कारणों को दूर करने के लिए लोगों को सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करना आवश्यक है। सरकार को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना चाहिए और व्यवसायों को फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। राज्य में कानून और व्यवस्था के मुद्दों के समाधान के लिए यूपी सरकार का कुछ हस्तक्षेप। मिशन शक्ति अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी पहल है। इस योजना में पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना, सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करना और महिला सुरक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना शामिल है। ऑपरेशन दुराचारी जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन दुराचारी एक पहल है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नकेल कसना है। इस योजना के तहत साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए विशेष पुलिस दल गठित किए गए हैं और लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड मार्च 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। दस्ते में पुलिसकर्मी शामिल होते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। डायल 112। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को अपराधों और दुर्घटनाओं सहित आपात स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए 24/7 आपातकालीन हेल्पलाइन डायल 112 शुरू की है। हेल्पलाइन पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ एकीकृत है और राज्य में कहीं से भी सुलभ है।
यूपी 100 एक पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। इसे नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। यह प्रणाली आपातकालीन कॉल प्राप्त करने और घटना के स्थान पर पुलिसकर्मियों को भेजने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती है। नागरिक सुरक्षा प्रस्तावना। नागरिक सुरक्षा संभावित खतरों और आपात स्थितियों की रक्षा और तैयारी के लिए सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों द्वारा किए गए संगठित प्रयासों और उपायों को संदर्भित करता है। ये खतरे प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान और जंगल की आग से लेकर औद्योगिक दुर्घटनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसी मानव निर्मित आपदाओं तक हो सकते हैं। नागरिक सुरक्षा उपायों को तत्काल आपातकालीन स्थितियों से निपटने, जनता की रक्षा करने और आपदा से नष्ट या क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐतिहासिक रूप से भारत सरकार की नागरिक सुरक्षा नीति 1962 में आपातकाल की घोषणा तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के प्रति जागरूक करने और उन्हें प्रमुख शहरों के लिए नागरिक सुरक्षा कागजी योजनाएं तैयार रखने के लिए कहने तक ही सीमित थी। संसद ने मई 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 पारित किया। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और अन्य बातों के अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान या वस्तु को किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, चाहे वह वायु, भूमि, समुद्र या अन्य स्थानों से हो, या पूरे या उसके प्रभावों के हिस्से से, इस तरह के किसी भी हमले से वंचित करने के लिए वास्तविक लड़ाई के बराबर नहीं है। उपायों का प्रावधान करता है। क्या ऐसे उपाय इस तरह के हमले के समय से पहले, दौरान या बाद में किए जाते हैं? इसने नागरिक सुरक्षा कोर को स्थापित करने और नागरिक सुरक्षा के लिए नियम और विनियम बनाने को भी अधिकृत किया। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। संगठन नागरिक सुरक्षा के मुख्य नियंत्रक और के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत काम करता है, जो राज्य भर में संगठन की गतिविधियों की देखरेख करता है। इसका नेतृत्व नागरिक सुरक्षा के मुख्य नियंत्रक द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना 17 नवंबर 1962 को गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। इस दौरान केवल 4 सेक्शन थे, यानी फायर सेक्शन, सिविल डिफेंस, होम गार्ड और कम्युनिकेशन सेक्शन। वर्तमान में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन राज्य के 27 जिलों में किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अधिकारियों को राज्य के हर शहरी निकाय में नागरिक सुरक्षा की एक इकाई बनाने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाइयों को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है। नागरिक सुरक्षा विभाग ने समाज में शांति, सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण से नागरिक सुरक्षा के महत्व और उपयोगिता को देखते हुए इसे सभी 75 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। भूमिका। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य जीवन को बचाना, संपत्ति के नुकसान को कम करना, उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना और लोगों का मनोबल बनाए रखना है। युद्ध और आपात स्थितियों के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन के पास भीतरी इलाकों की रक्षा करने, सशस्त्र बलों का समर्थन करने, नागरिकों को संगठित करने और नागरिक प्रशासन की मदद करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्षों से नागरिक सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक हथियारों के खिलाफ क्षति प्रबंधन से परमाणु हथियारों, जैविक और रासायनिक युद्ध और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के खिलाफ खतरे की धारणाओं को
शामिल करने के लिए स्थानांतरित हो गई है। मुख्य मुद्दे और कारण, क्यों नागरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य आम जनता के जीवन और कल्याण की रक्षा करना है। तैयारी योजनाओं को लागू करके, अभ्यास आयोजित करके और जागरूकता बढ़ाकर नागरिक सुरक्षा लोगों को यह समझने में सहायता करती है कि आपात स्थिति के दौरान उचित प्रतिक्रिया कैसे करें। यह व्यक्तियों को निकासी प्रक्रियाओं, आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक कौशल के बारे में शिक्षित करता है। आपदा तैयारी। नागरिक सुरक्षा आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपायों पर जोर देती है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, आपातकालीन आपूर्ति बनाए रखना और निकासी मार्ग बनाना शामिल है। अग्रिम में तैयारी करके समुदाय हताहतों की संख्या को काफ़ी कम कर सकते हैं और आपदाओं के बाद का बेहतर सामना कर सकते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया और रिकवरी। संकट के दौरान नागरिक रक्षा संगठन आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करते हैं, जिसमें खोज और बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता और बुनियादी ढांचे को मरम्मत शामिल है। प्रशिक्षित कर्मियों और संसाधनों को आसानी से उपलब्ध करके प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सकता है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों के लिए अधिक प्रभावी सहायता मिल सकती है। बुनियादी ढांचा संरक्षण। नागरिक सुरक्षा बिजली संयंत्रों, जल आपूर्ति प्रणालियों, परिवहन नेटवर्क और संचार प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर केंद्रित है। इन महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की रक्षा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करती है, समुदायों के लचीलेपन को बढ़ाती है और आपदा के बाद तेजी से रिकवरी करने की सुविधा प्रदान करती है। सामुदायिक लचीलापन। नागरिक सुरक्षा सामुदायिक सामंजस्य और लचीलापन को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तियों, आस पड़ोस और व्यवसायों को आपात स्थिति के दौरान एक दूसरे का सहयोग करने और समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मजबूत सामुदायिक नेटवर्क का निर्माण प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने और तेजी से स्वस्थ होने की क्षमता को बढ़ाता है। सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। महामारी और बीमारी के प्रकोप सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में नागरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सटीक जानकारी का प्रसार करने, निवारक उपायों को लागू करने और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है। नागरिक सुरक्षा एजेंसियां अक्सर प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करने और संक्रामक रोगों के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करती है। जोखिम में कमी और जागरूकता। सिविल डिफेंस कमजोरियों की पहचान करके, जोखिम आकलन करके और संभावित खतरों को कम करने के उपायों को लागू करके जोखिम में कमी को बढ़ावा देता है। यह उनके पर्यावरण में जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता भी बढ़ाता है। व्यक्तियों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने और निवारक कार्रवाई करने के बारे में शिक्षित करता है। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी है। यह राज्य में आपदाओं के लिए एक त्वरित, कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम 2005 के तहत 2005 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपीडीएमए के प्रमुख हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन में शामिल कई विभाग और एजेंसियां शामिल हैं।
इनमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा शामिल है। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और जिम्मेदारियां। राज्य में आपदा प्रबंधन योजनाओं और नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना, किसी भी आपदा से तुरंत और कुशलता से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करना, आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय करना, आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करना, संभावित आपदाओं और उनके प्रभाव की पहचान करने के लिए जोखिम आकलन और भेद्यता विश्लेषण करना, जनता, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों को उनकी तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना, प्रतिक्रिया योजनाओं का परीक्षण करना और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मॉक ड्रिल और अभ्यास आयोजित करना, राज्य के आपदा प्रवण क्षेत्रों, संसाधनों और बुनियादी ढांचे का एक डेटाबेस बनाए रखना, आपात स्थिति के दौरान जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और संचार नेटवर्क विकसित करना, आपदाओं के दौरान एक प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, स्वास्थ्य विभाग और नागरिक सुरक्षा जैसे अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना, आवश्यक आपदा प्रतिक्रिया उपकरण, सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता और तत्परता सुनिश्चित करना, सीखे गए सबक की पहचान करना और भविष्य की प्रतिक्रियाओं में सुधार करने के लिए आपदा के बाद के आकलन और मूल्यांकन का संचालन करना। यूपी अग्निशमन सेवाएं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं ने 1944 में 8 अग्निशमन केंद्र और 198 अग्निशमन सेवा कर्मियों के साथ काम करना शुरू किया था और वर्तमान में 7043 से अधिक अग्निशमन सेवा कर्मियों के साथ 75 जिलों में इसके 350 अग्निशमन केंद्र हैं। पहले जब नया राज्य उत्तरांचल बना था, उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में 166 अग्निशमन सेवा स्टेशन थे। उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं 1000 से अधिक फायर इंजन से लैस हैं और आग की घटनाओं और आग से संबंधित आपदाओं में भाग लेती हैं। उद्देश्य: जीवन बचाना, राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक संपत्ति बचाना और बचाव एवं संरक्षण। कार्य: उपरोक्त कार्यों के अलावा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा निम्नलिखित कार्य भी करती है: अग्नि सुरक्षा और अग्नि निवारण पर सामान्य रूप से सलाह देना। यह सांप्रदायिक दंगों, हड़तालों, त्योहारों, सार्वजनिक समारोहों, बड़े जुलूसों आदि जैसी आपात स्थितियों के दौरान जनता को अग्नि सुरक्षा भी प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और आग से बचाव अभियान अग्नि सचेतक योजना का आयोजन करती है। उत्तर प्रदेश में राज्य को पुलिस बल और आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कानून और व्यवस्था का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है। पिछले कुछ वर्षों में कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। उत्तर प्रदेश ने नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना, मौजूदा पुलिस स्टेशनों को अपग्रेड करके और पुलिस बल का विस्तार करके अपनी उपस्थिति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपने पुलिस बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर काम किया है। यह बेहतर कवरेज, त्वरित प्रतिक्रिया समय और बेहतर अपराध रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
तकनीकी प्रगति। प्रौद्योगिकी अंगीकरण ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकीकृत प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने, संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने, पुलिस को मोबाइल उपकरणों से लैस करने और निगरानी प्रणाली स्थापित करने जैसी पहलों ने आपराधिक गतिविधियों को निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए पुलिस बल की क्षमताओं में सुधार किया है। सामुदायिक पुलिसिंग। पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जुड़ाव पर जोर दिया है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पड़ोस निगरानी कार्यक्रमों, सामुदायिक आउटरीच पहल और अपराध की रोकथाम के प्रयासों में नागरिकों की भागीदारी जैसी पहलों को बढ़ावा दिया गया है। विशिष्ट इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश ने विशिष्ट चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस बल के भीतर विशेष इकाइयों की स्थापना की है। इनमें साइबर अपराध जांच, आतंकवाद विरोधी अभियान, महिलाओं की सुरक्षा और संगठित अपराध के लिए समर्पित इकाइयां शामिल हैं। इन इकाइयों में उभरते खतरों से निपटने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कौशल और प्रशिक्षण है। नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा आपात स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के दौरान नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के विकास ने व्यापक आपदा प्रबंधन और तैयारियों की ओर एक बदलाव देखा है। आपदा प्रबंधन ढांचा। उत्तर प्रदेश ने तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन ढांचे को अपनाया है। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियों की स्थापना और विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए आकस्मिक योजनाओं का विकास शामिल है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आपात स्थितियों के दौरान खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन निकासी प्रक्रियाओं और समन्वय में क्षमता का निर्माण करना है। जन जागरूकता और शिक्षा। उत्तर प्रदेश ने यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा अभियानों पर जोर दिया है कि व्यक्तियों और समुदायों को आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया, प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों के बारे में सूचित किया जाए। ये पहल नागरिकों को आपात स्थिति के दौरान उचित कार्रवाई करने और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है। बुनियादी ढांचे का विकास। प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार के लिए निवेश किया गया है। इसमें आपातकालीन संचार केंद्रों की स्थापना, उन्हें उन्नत संचार प्रणालियों से लैस करना और आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक आपूर्ति और उपकरणों का भंडारण करना शामिल है। अंत में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के विकास ने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने, व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थितियों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए लागू किए गए विभिन्न उपायों को देखा है। नागरिक सुरक्षा विभिन्न आपातकालीन तैयारियों, प्रतिक्रिया और वसूली के मुद्दों को संबोधित करती है। नागरिक सुरक्षा उपायों में निवेश करके समाज जीवन की रक्षा कर सकते हैं, क्षति को कम कर सकते हैं और विभिन्न खतरों का सामना करने में लचीलापन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ से एक नया खंड पढ़ते हैं, खंड 8, विविध और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान।
देश के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। विकास मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति की एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हैं और इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समाजों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। विकास आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानताओं को दूर करने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और सतत और समावेशी विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आयामों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का भारत के ऐतिहासिक विकास में योगदान। प्राचीन और मध्यकालीन काल। उत्तर प्रदेश प्राचीन भारतीय सभ्यता का पालना रहा है और कई शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य और हर्ष साम्राज्य जैसे ऐतिहासिक साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग था। इसने सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल काल। उत्तर प्रदेश 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र था। आगरा शहर उत्तर प्रदेश में सम्राट अकबर के अधीन साम्राज्य की राजधानी बना। दुनिया के 7 अजूबों में से एक प्रतिष्ठित ताजमहल इस अवधि के दौरान आगरा में बनाया गया था। मुगल शासकों ने फतेहपुर सीकरी और आगरा किले सहित राज्य में कई अन्य वास्तुशिल्प चमत्कारों को भी अपने पीछे छोड़ गए। स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित राज्य से कई प्रमुख नेता उभरे, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश के अन्य उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानियों ने मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हैं। शैक्षिक और साहित्यिक योगदान। उत्तर प्रदेश पूरे इतिहास में शिक्षा और सीखने का केंद्र रहा है। नालंदा शहर, जो वर्तमान बिहार में स्थित है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का एक हिस्सा है, शिक्षा का एक प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र था। उत्तर प्रदेश तुलसीदास, कबीरदास और मुंशी प्रेमचंद जैसे कई प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों और लेखकों का भी घर रहा है, जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान। परिवहन और संरचना। उत्तर प्रदेश में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों का एक विशाल नेटवर्क है, जो देश के समग्र परिवहन बुनियादी ढांचे में योगदान देता है। राज्य व्यापक सड़क नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिनमें प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग शामिल हैं। यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों को राजमार्गों से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में एक व्यापक रेलवे नेटवर्क भी है, जिसमें प्रमुख रेलवे जंक्शन और स्टेशन यात्री और माल परिवहन दोनों की सुविधा प्रदान करते हैं। राज्य में कई हवाई अड्डे हैं, जिनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है, जो इस क्षेत्र में हवाई संपर्क में योगदान करते हैं। बिजली उत्पादन। उत्तर प्रदेश ने भारत के बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में बिजली स्रोतों का विविध मिश्रण है। इसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर प्रोजेक्ट और नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख थर्मल पावर प्लांट हैं, जैसे सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, जो सामूहिक रूप से देश की बिजली उत्पादन क्षमता में योगदान करते हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने के साथ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। शहरी बुनियादी ढांचा। उत्तर प्रदेश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों ने आधुनिक आवासीय परिसरों, वाणिज्यिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश देखा है। राज्य सरकार शहरी परिवहन प्रणाली, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल पर काम कर रही है। आधारभूत संरचना में हालिया विकास। SJVNL ने कानपुर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर का एक प्रस्ताव मिला है। यूके की SLC लाइफ केयर टेक्नोलॉजी ने सरकार को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया है। ग्रेटर नोएडा में स्थित भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर प्रारंभ हो गया है। इसकी मदद से ग्राहक जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL के नेटवर्क पर हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से गेम और अन्य संबंधित डेटा का एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे। इसकी मदद से देश की डेटा स्टोरेज क्षमता का भी विकास होगा, जो अब तक केवल 2% है। इसकी मदद से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अधिक डेटा एक्सेस की सुविधा मिलेगी। इस तरह के प्रयास से भारत की डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मजबूती मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशन मनकापुर, कटरा, बभनान, कर्नलगंज और छपिया को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने PM गति शक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा की ऑपरेशन के लिए वाराणसी प्रयागराज के बीच सर्वे पूरा कर लिया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज और वाराणसी के मध्य सभी धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए जलमार्ग प्राधिकरण नया रूट तैयार कर रहा है। यात्रा को PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए प्रबंधित करने की योजना है। PM गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी को जलमार्ग का नया केंद्र बनाया जा रहा है। रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। वाराणसी से हल्दिया तक मालवाहक जलयान का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन वाले शीर्ष 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने इस उपलब्धि को हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में मनाया। इसमें विशेष रूप से बुंदेलखंड जैसे विपरीत परिस्थितियों में आने वाले सुदूर क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर प्रत्येक क्षेत्र में निर्बाध विद्युत सप्लाई देने के प्रयासों को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है। सर्दियों में जब बिजली की मांग कम रहती है, उस समय उत्पादन गृहों को पूरी क्षमता से चलाया जाएगा।
जिससे दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बिजली सप्लाई हो सके। बिजली बैंकिंग के तहत कॉरपोरेशन इन राज्यों को सरप्लस बिजली होने पर करार के मुताबिक तय बिजली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगी तो ली गई बिजली वापस करेंगे। इसका लाभ यह होगा कि जब राज्य में गर्मियों में बिजली की मांग सर्वाधिक होती है और ऐसे समय में ये राज्य उत्तर प्रदेश को बिजली रिटर्न करेंगे। लोगों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना का शुभारंभ करने वाली है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया के चित्तबड़ा गांव से 6500 करोड़ रुपए के निवेश वाली 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगाविला वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा, जो 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसमें सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। राजनीतिक विकास में योगदान। राजनीतिक महत्व। प्रदेश अपनी बड़ी आबादी और लोकसभा संसद के निचले सदन में योगदान देने वाली संसदीय सीटों की उच्च संख्या के कारण भारत में अत्यधिक राजनीतिक महत्व रखता है। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य ने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने और केंद्र सरकार की संरचना का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक नेता। उत्तर प्रदेश प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के उद्भव के लिए एक उर्वर भूमि रहा है, जिन्होंने भारतीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के राजनेता उत्तर प्रदेश से हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं। राज्य के अन्य उल्लेखनीय राजनीतिक हस्तियों में अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव शामिल हैं। चुनावी गतिशीलता। उत्तर प्रदेश में गतिशील चुनावी राजनीति देखी गई है, जिसमें कई राजनीतिक दल सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। राज्य अपने विविध और खंडित राजनीतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न दलों और गठबंधनों को वर्षों से प्रमुखता मिली है। राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के महत्व को दर्शाते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव अक्सर बारीकी से लड़े जाते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में भूमिका। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय चुनावों के परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी बड़ी आबादी और संसदीय सीटों की पर्याप्त संख्या के कारण राजनीतिक दल अक्सर राष्ट्रीय चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केंद्र सरकार के गठन पर राज्य की चुनावी गतिशीलता और मतदान पैटर्न का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नीतिगत प्राथमिकताएं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित किया है। जनसंख्या, विकास, असमानताओं और कृषि संबंधी चिंताओं और सामाजिक मुद्दों जैसे राज्यों की अनूठी चुनौतियों ने राजनीतिक एजेंडा और नीतिगत चर्चाओं को आकार दिया है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक निर्णयों और नीतियों में पूरे देश को प्रभावित करने की क्षमता है। राजनीतिक सक्रियता। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सक्रियता और जमीनी स्तर पर लामबंदी का इतिहास रहा है। राज्य ने वंचित समुदायों के अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का उदय देखा है। इन आंदोलनों ने राजनीतिक संवाद को आकार देने, समावेशिता को बढ़ावा देने और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में योगदान दिया है।
भारत के युवाओं और खेल विकास में खेल योगदान खेल आधारित संरचना। उत्तर प्रदेश ने खेल प्रतिभाओं को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए खेल अधोसंरचना विकसित की है। राज्य में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा सहित विभिन्न शहरों में स्टेडियम, खेल परिसर और प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। ये स्थान प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। खेल अकादमियाँ उत्तर प्रदेश ने विभिन्न खेल विधाओं में युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के लिए खेल अकादमियों की स्थापना की है। राज्य में क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन और अन्य खेलों की अकादमियां हैं। ये अकादमियां विशेष कोचिंग उपकरण और प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों के लिए एक्सपोजर प्रदान करती हैं, जिससे प्रतिभाशाली युवा अपने चुने हुए खेल में उत्कृष्टता हासिल कर सकें। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश ने पारंपरिक खेलों को मान्यता दी है और उन्हें बढ़ावा दिया है। कुश्ती, पारंपरिक कुश्ती, कबड्डी और पहलवानी यानी कि भारतीय कुश्ती राज्य के लोकप्रिय खेल हैं। सरकार ने इन पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने, टूर्नामेंट आयोजित करने और एथलीटों को सहायता प्रदान करने की पहल की है। युवा विकास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। युवा कल्याण अधिकारी योजना, कन्या सुमंगला योजना और कन्या विद्या धन योजना जैसी पहलों का उद्देश्य युवा व्यक्तियों, विशेष रूप से लड़कियों को कौशल विकास, शैक्षिक सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार, क्षमता, शैक्षिक अवसरों और समग्र कल्याण को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश युवाओं की भागीदारी और प्रतिभा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राज्य कई खेल विषयों में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। ये प्रतियोगिताएं युवा एथलीटों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, विभिन्न स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। एथलीट सहायता और प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रतिभाशाली एथलीटों की सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। राज्य सरकार एथलीटों को छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ये पहले युवा प्रतिभाओं को घोषित करने, उनके प्रदर्शन में सुधार करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने के अवसर प्रदान करने में मदद करती है। खेल संस्कृति को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश ने युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और खेलों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए खेल जागरूकता अभियान, फिटनेस ड्राइव और खेल उत्सव आयोजित करती है। इन प्रयासों का उद्देश्य युवाओं में खेल कूद, सक्रिय जीवन शैली और समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुनून पैदा करना है। युवाओं और खेलों में हालिया विकास। हाल ही में लखनऊ में 2 दिवसीय रोजगार समारोह कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और श्रम और रोजगार मंत्रालय और राज्य सरकार की सहायता से आयोजित किया गया था। यूपी कैबिनेट ने खेल नीति की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाना है,
नीति के तहत राज्य खेल प्राधिकरण और खेल बुनियादी ढांचा के लिए विशेष खेल विकास कोष मिलेगा, जिसके लिए यूपी के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहली बार सरकार खेल संघों और खेल अकादमियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एक खेल विकास कोष स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने इस वर्ष के बजट में 25 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। नई नीति के तहत प्रशिक्षण के उद्देश्य से एथलीटों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसमें शामिल होंगे बुनियादी स्तर पर जमीनी खिलाड़ी, जिला या राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने वाले या राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले विकास खिलाड़ी, और कुलीन खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, उन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा और विशेष कोचिंग के लिए विदेश भेजा जाएगा। सरकार राज्य भर में उत्कृष्टता के 14 केंद्र स्थापित करेगी। प्रत्येक चिन्हित खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन के लिए एक केंद्र होगा। ग्रामीण स्टेडियम के संचालन और रखरखाव के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष से खेल प्रतियोगिताओं के दौरान लगने वाली चोटों के इलाज के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। इसके निर्माण हेतु करीब 400 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान। शैक्षिक संस्थान। उत्तर प्रदेश कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का घर है, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT इलाहाबाद और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ जैसे संस्थान प्रतिभाओं को पोषित करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। अनुसंधान और विकास। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। उदाहरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और राज्य में उद्यमशीलता उद्यमों का समर्थन करने की दिशा में काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स। उत्तर प्रदेश ने बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में प्रगति की है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान दवा की खोज और विकास में सबसे आगे रहे हैं। राज्य सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ में बायोटेक पार्क भी स्थापित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, विशेषकर नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना ने IT कंपनियों को आकर्षित किया है और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार ने IT उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश IT नीति जैसी पहल भी शुरू की है। अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की उत्तर प्रदेश में बड़ी उपस्थिति है।
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र राज्य में निर्मित कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है। इन घटकों का उत्पादन लखनऊ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और झांसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जैसे संगठनों द्वारा किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्तर प्रदेश अपने बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य ने विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू किया है, जिसमें सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन शामिल हैं। राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति और किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम जैसी पहल शुरू की गई है। रक्षा क्षेत्र में योगदान उत्तर प्रदेश भारत में रक्षा निर्माण के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह कई रक्षा उत्पादन इकाइयों, आयुध कारखानों और रक्षा से संबंधित प्रतिष्ठानों का घर है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख रक्षा निर्माण इकाइयों में लखनऊ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और झांसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शामिल हैं। ये इकाइयाँ विमान, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने और अन्य रक्षा उपकरणों के उत्पादन में योगदान करती हैं। अनुसंधान और विकास उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रौद्योगिकियों और पर केंद्रित कई अनुसंधान और विकास संगठन हैं। उदाहरण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कानपुर में रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान जैसे प्रतिष्ठान हैं, जो रक्षा सामग्री और प्रणालियों पर शोध करते हैं। ये अनुसंधान संस्थान उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के विकास में योगदान करते हैं। रक्षा प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश एयर बेस, सैन्य छावनियों और परीक्षण सुविधाओं सहित विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों का घर है। भारतीय वायुसेना IAF की राज्य में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसमें गाजियाबाद के पास वायुसेना स्टेशन हिंडन और वायुसेना स्टेशन आगरा जैसे एयरबेस हैं। सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता बनाए रखने और रक्षा अभियानों का समर्थन करने के लिए ये प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कई रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की मेजबानी करता है। खड़कवासला महाराष्ट्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के कैडेटों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सीमा के पास देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी IMA भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। ये संस्थान रक्षा बलों के भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के सांस्कृतिक और पर्यटन विकास में योगदान। सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। राज्य कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का केंद्र है, जिनमें आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी घाट शामिल हैं। वास्तुकला के ये चमत्कार बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो देश के सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र में योगदान करते हैं। तीर्थ स्थल केंद्र उत्तर प्रदेश अपने कई तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाता है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है।
अयोध्या, मथुरा और वृंदावन भी भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। त्योहार और मेले। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए त्योहारों और मेलों की एक जीवंत श्रृंखला बनाता है। यह राज्य दीपावली, होली, ईद, नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगरा में ताज महोत्सव और रामनगर में राम बारात जैसे मेले राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं, कला, शिल्प और व्यंजनों की झलक प्रदान करते हैं। कला, शिल्प और हस्तशिल्प। उत्तर प्रदेश में कला, शिल्प और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा है। राज्य अपने जटिल लकड़ी के काम, संगमरमर की जड़ाई, कालीन बुनाई, धातु के काम और मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। आगरा, वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर जैसे शहर अपनी अनूठी शिल्प कौशल और पारंपरिक कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शिल्पों के प्रचार ने न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है, बल्कि पर्यटन उद्योग में भी योगदान दिया है। पारंपरिक कला रूपों में रुचि रखने वाले आगंतुकों को आकर्षित किया है। सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश अपने जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है। लखनऊ महोत्सव, जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इस क्षेत्र की कला, संगीत, नृत्य और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों को आकर्षित करने वाला एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत समारोह है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। वन्य जीव और प्राकृतिक पर्यटन। उत्तर प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो इसे वन्य जीव उत्साही और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल वन्यजीव अभयारण्य और सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों में से एक हैं। ये संरक्षित क्षेत्र पर्यावरण, पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण में योगदान करते हुए वन्यजीव सफारी, बर्ड वाचिंग और प्रकृति ट्रेल्स के अवसर प्रदान करते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना विकास में निवेश किया है। आधुनिक हवाई अड्डों के निर्माण, सड़कों के निर्माण और परिवहन नेटवर्क में सुधार ने पर्यटन स्थलों तक पहुंच को बढ़ाया है। राज्य के पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन सूचना केंद्रों सहित पर्यटन अनुकूल सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पर्यटन क्षेत्र में हालिया विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। नई फिल्म नीति नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर भी लागू होगी। राज्य में स्टूडियो या लैब आदि की स्थापना के लिए 25% या अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो लैब खोले जाने पर राशि 35% या अधिकतम 50 लाख रुपए होगी। राज्य में आधे से अधिक शूटिंग दिवस वाली फिल्मों के लिए अनुदान की राशि अधिकतम 1 करोड़ रुपए होगी। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खोली जाएगी। इसके लिए मुंबई की कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है। 500 करोड़ रुपए के निवेश से 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर को रीजनल फिल्म सिटी के लिए बेहतर विकल्प बनाया जा रहा है। गोरखपुर क्षेत्र भोजपुरी एवं नेपाली सिनेमा का हब बन चुका है। राज्य में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति 2022 जारी की गई है। पर्यटन सेक्टर में निवेशकों को स्टैम्प ड्यूटी में छूट के साथ सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। नई पर्यटन नीति में 22 नई गतिविधियों को जोड़ा गया है, जिनमें वेलनेस रिजोर्ट, हेरिटेज होम स्टे, बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, इको टूरिज्म यूनिट, कारमा टूरिज्म यूनिट, प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा, धर्मशाला, सभी मौसमी कैंप, जल निकाय, झील, वेलनेस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म। दक्षिण कोरिया से करीब 200 बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल 11 मार्च तक जिले के विभिन्न स्थानों पर पदगमन व दर्शन पूजन किया। महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बौद्ध भिक्षु नेपाल के लुम्बिनी के लिए रवाना हुए। तीर्थयात्रा का आयोजन भारत में दक्षिण कोरिया की सांगवोल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह पैदल यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सूचित किया है कि देश की पहली वाटर मेट्रो केरल की तर्ज पर वाराणसी के नमो घाट से 80 घाट के बीच वाटर टैक्सी संचालित की जाएगी। ऐसे में इन दो घाटों के बीच 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणीय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए शास्त्रार्थ नाम से ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है। यह ऐप खेल में संस्कृत सीखने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित घोषित किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन के लिए एनसीटीए से संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा मिला है। वाराणसी में विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को भीड़ भाड़ से बचने के लिए रोपवे की सुविधा प्रदान करने के लिए कैंप स्टेशन से गोदिलिया के मध्य निर्माण कार्य प्रारंभ है। राज्य में वेब सीरीज और वेब फिल्मों के साथ ही स्टूडियो और लैब के लिए 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा करने से प्रदेश में पर्यटन एवं फिल्म उद्योग दोनों का विकास होगा। भारत में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में योगदान। महिला सशक्तिकरण पहल। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। राज्य सरकार ने महिला सम्मान कोष जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य संकट में महिलाओं को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करना है। राज्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। बालिकाओं के लिए शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने कन्या विद्याधन योजना जैसी पहल शुरू की है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बालिका शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने और लिंग आधारित भेदभाव से निपटने के लिए लागू किया गया है।
महिलाओं का स्वास्थ्य और कल्याण। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को दूर करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल व सुरक्षा के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू किया है। राज्य सरकार ने प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों सहित महिलाओं को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। समाज कल्याण योजनाएं। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं सहित समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करना है। ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन में योगदान करती हैं और सामाजिक परिवेश को बढ़ावा देती हैं। स्वयं सहायता समूह (SHG). उत्तर प्रदेश ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया है। ये समूह महिलाओं को एक साथ आने, वित्तीय साक्षरता हासिल करने और आय सृजन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। SHG महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाते हैं। कानूनी सहायता और संरक्षण। प्रदेश ने महिलाओं को कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित किया है। राज्य सरकार ने लिंग विशिष्ट अपराधों को संबोधित करने और पीड़ितों की सहायता के लिए महिला थानों की स्थापना की है। हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर जैसी पहल शुरू की है। जागरूकता और संवेदीकरण अभियान। राज्य ने सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता और संवेदीकरण अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना, लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना और सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं के अधिकारों और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण में हालिया विकास। राज्य सरकार द्वारा एक परिवार एक पहचान योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के परिवारों को फैमिली आईडी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी। यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं। यहाँ वे स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। यूपी एक परिवार एक पहचान लिस्ट का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लाभार्थी सूची में नाम देखने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है। लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क खोलने की योजना बना रहा है। यह अपनी तरह का अनूठा पार्क होगा। इस परियोजना के लिए 11 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह 2.5 एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसमें दिव्यांगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। बच्चों को व्यक्तित्व विकास पर पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ होंगे। पार्क में 21 विभिन्न प्रकार की विकलांग लोगों के लिए देखभाल करने वाले समर्थन के बिना कार्यक्रम स्थल पर सीखने और आनंद लेने की सुविधा होगी। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पर प्रदेश का श्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार है।
यूपी ने लगातार दूसरे वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। एनसीआरबी ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान दिया है, जिसमें भदोही प्रदेश में ऐसे मामलों के निस्तारण में सबसे बेहतर है। वाराणसी के बीएचयू में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल का निर्माण उत्तर प्रदेश के मेरठ और लखनऊ जिले में किया जाएगा। भारत के शैक्षिक विकास में योगदान। शैक्षिक संस्थान। उत्तर प्रदेश में कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्होंने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में विशिष्ट योगदान दिया है। राज्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जिनका शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का एक लंबा इतिहास रहा है। इन संस्थानों ने कई विद्वानों, शिक्षाविदों और पेशेवरों को पैदा किया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। राज्य ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के प्रयास किए हैं। सरकार ने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, स्कूल छोड़ने की दर कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। राज्य ने आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मॉडल स्कूल और आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश ने बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया है। राज्य में कई तकनीकी संस्थान हैं जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी इलाहाबाद और विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हैं। ये संस्थान तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उद्योगों के लिए एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता में योगदान करते हैं। अनुसंधान और विकास। उत्तर प्रदेश में कई शोध संस्थान और प्रयोगशालाएं हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI और लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI जैसे संस्थानों ने विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा। उत्तर प्रदेश ने शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य ने शिक्षकों को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और कॉलेजों की स्थापना की है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण पद्धति, शिक्षा शास्त्र और शिक्षक छात्र के बीच बातचीत में सुधार करना है। अंततः राज्य में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है। समाज कल्याण योजनाएं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने और समाज के वंचित वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू किया है। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना, कन्या विद्याधन योजना और मुफ्त कोचिंग योजना जैसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को समर्थन देने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। साक्षरता को बढ़ावा देना। सरकार ने साक्षरता को प्रोत्साहित करने और राज्य में साक्षरता दर में सुधार के लिए मिशन प्रेरणा और ईच वन टीच वन जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। ये पहले वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता और समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हालिया विकास। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक गरीब किसान की बेटी दक्षिणायनी पांडे
17 वर्ष का चयन उनके कार सेफ्टी मॉडल के आधार पर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे कार में फिट कर देने पर उसके अंदर दम घोंटू कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। इसे मिशन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 1753 स्कूलों का समुच्चीकरण होगा। उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय योजना, इसके तहत प्रदेश के 18 मंडलों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये स्कूल नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बन रहे हैं। एक स्कूल में 1000 बच्चे बिना कोई फीस दिए पढ़ पाएंगे। किताबों या हॉस्टल का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विकास में प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल करने के प्रयास में 100 महत्वाकांक्षी नगर निकायों में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने जा रही है। राज्य 1 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से 100 शोध विद्वानों का चयन करने और उन्हें पारिश्रमिक यात्रा भत्ता साथ ही काम करने के लिए टेबलेट देने का प्रस्ताव करता है। यूपी पंघ करियर पोर्टल से 6 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। यह पोर्टल 2022 में सितंबर माह में लॉन्च किया गया था। इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा करियर मार्गदर्शन के लिए यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया था। पोर्टल छात्र और शिक्षक सहायता दोनों के लिए करियर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। शिक्षक दीक्षा पोर्टल पर फेस टू फेस प्रशिक्षण, एक करियर हब और ऑनलाइन स्वविकसित पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार बेंगलोर की तर्ज पर एक IT सिटी और महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी स्थापित करने जा रही है। बेहतर शिक्षा और एवं स्पोर्ट्स के लिए एजुकेशन सिटी व स्पोर्ट्स सिटी भी बनेंगी। प्रतियोगी छात्रों को आने वाली समस्याओं का सामना करने तथा शासन और प्रशासन के मध्य समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। भारत में ग्रामीण और कृषि विकास में योगदान। कृषि उत्पादन। उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी कृषि राज्यों में से एक है। राज्य में एक विविध कृषि जलवायु क्षेत्र है जो फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती को सक्षम बनाता है। यह गेहूं, चावल, गन्ना और दालों सहित खाद्यान्न का एक प्रमुख उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है और देश के समग्र कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित क्रांति। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसने 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति देखी थी। आधुनिक कृषि तकनीकों, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों और बेहतर सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस क्रांति ने राज्य के कृषि परिदृश्य को बदल दिया और खाद्य उत्पादन और ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि में योगदान दिया। सिंचाई का बुनियादी ढांचा। उत्तर प्रदेश ने नहर प्रणाली, जलाशयों और नलकूपों सहित सिंचाई के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश किया है।
इन पहलों ने सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने और कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार करने में मदद की है। सिंचाई सुविधाओं के विकास ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से शुष्क दौर और सूखे के दौरान। कृषि अनुसंधान और शिक्षा। उत्तर प्रदेश में कई कृषि अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो कृषि ज्ञान के विकास और प्रसार में योगदान करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान कृषि अनुसंधान, विस्तार, सेवाओं और शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इन संस्थानों ने उन्नत कृषि पद्धतियों, फसल किस्मों और कृषि प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डेयरी उद्योग। उत्तर प्रदेश डेयरी उद्योग में अग्रणी राज्य है, जिसमें बड़ी संख्या में डेयरी किसान दूध उत्पादन और प्रसंस्करण में लगे हुए हैं। राज्य भारत में शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों में शुमार है। डेयरी सहकारी समितियों जैसे अमूल और पराग की उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो किसानों को सहायता प्रदान करती है, उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास को बढ़ावा देती है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़कों, विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहा है। इन बुनियादी सुविधाओं की पहल से ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी, बाजारों तक पहुंच और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। उन्होंने ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों तक कृषि उपज की आवाजाही को भी सुगम बनाया है। सरकारी पहल और योजनाएं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ग्रामीण और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू किया है। किसानों को वित्तीय सहायता, फसल बीमा और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय, आजीविका और समग्र कृषि विकास में सुधार करना है। कृषि विकास में हालिया विकास। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के 2 ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया। सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वहीं मुरादाबाद जिले की ग्राम पंचायत मिलक अमावती को 9 LSDG विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट किया कि अब राज्य में कर्नाटक की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें रबी, खरीफ और जायद की फसल कितने रकबे में बोई गई, क्या बोया गया, कितना बोया गया और कितना उत्पादन हुआ, इन सब का डिजिटलीकरण एक सटीक आंकड़ा मिलेगा। प्रदेश में यह कार्य अब तक महज अनुमान पर ही आधारित था। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से मनरेगा कार्यकर्ताओं में 100% उपस्थिति की व्यवस्था की जा रही है।
इससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के काम करने के अधिकार की कानूनी गारंटी प्राप्ति का लक्ष्य सुदृढ़ होगा और उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज के उद्घाटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अयोध्या से पायलट परियोजना की शुरुआत की है। सरकार राज्य में मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य लोगों को इन अनाजों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान और सब्सिडी जारी करना है। औद्योगिक और विनिर्माण केंद्रों के रूप में भारत के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में योगदान। विनिर्माण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में विविध विनिर्माण क्षेत्र हैं जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता सामान जैसे विभिन्न उद्योग शामिल हैं। यह राज्य अपने बड़े पैमाने पर निर्माण इकाइयों और छोटे और मध्यम इकाई उद्यमों के लिए जाना जाता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों के उद्योगों ने देश के विनिर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कपड़ा उद्योग, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कानपुर, वाराणसी और भदोही जैसे शहरों में एक संपन्न कपड़ा उद्योग है। कानपुर अपने चमड़े और कपड़ा उद्योगों के लिए जाना जाता है, जबकि वाराणसी रेशम की बुनाई और कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के कपड़ा उद्योग का भारत की कपड़ा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है और इसने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। ऑटोमोटिव उद्योग, ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रदेश की मजबूत स्थिति है। राज्य कई ऑटोमोबाइल निर्माण इकाइयों का केंद्र है, जिनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निर्माण संयंत्र शामिल हैं। होंडा, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और हीरो मोटोकॉर्प जैसे कंपनियों की राज्य में विनिर्माण सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश में ऑटोमोटिव उद्योग ने रोजगार सृजन और निर्यात में योगदान दिया है, जिससे यह देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग, उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में तेजी से विकास देखा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहर प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गए हैं। कई आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर विकास केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयां होस्ट कर रहे हैं। कई वैश्विक आईटी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, आईटी क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग, उत्तर प्रदेश में कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विनिर्माण इकाइयां हैं। उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करता है और देश की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य ने लखनऊ और नोएडा जैसे स्थानों में फार्मास्यूटिकल क्लस्टर स्थापित किए हैं, जिन्होंने उद्योग के विकास को और बढ़ावा दिया है। औद्योगिक गलियारे, उत्तर प्रदेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में है और प्रमुख औद्योगिक गलियारों जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और पूर्वी समर्पित माल गलियारा का हिस्सा है। ये कॉरिडोर उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, निवेश आकर्षित करते हैं और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उत्तर प्रदेश और कारोबारी माहौल में सुधार और बिजनेस करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नियमों को सरल बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू किया है।
इन प्रयासों ने औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उद्यमियों और व्यवसायों को उत्तर प्रदेश में परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल ही में औद्योगिक विनिर्माण विकास उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर जिले के खुर्जा और सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र के 55 गांवों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जोड़ा है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्र के नियोजित विकास को सुरक्षित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वर्तमान क्षमता का अनुकूलन करेगा, निवेश के माहौल को बढ़ाएगा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित एक अस्थायी वातावरण के निर्माण के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय फ्लैट फैक्ट्री की इमारत कानपुर में बनेगी। 101 करोड़ रुपए से बनने वाली ये फैक्ट्री 1200 करोड़ का निवेश लाएगी। इसी में सिंगापुर की मोबाइल कंपनी वीडा टेली ने 830 करोड़ रुपए का निवेश करने का लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है। इसमें 7 साल तक ब्याज सब्सिडी सालाना 2 करोड़ रुपए तक मिलेगी। यहाँ सब सॉफ्टवेयर, होजरी, चमड़ा, रेडीमेड के अलावा सेवा क्षेत्र की ग्रीन कैटेगरी की फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और पथकर से छूट की अवधि 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी है। अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेचे गए और पंजीकृत कराए गए वाहन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अगर खरीदा गया इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में बना भी हो तो उस पर यह लाभ 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। यह सुविधा सभी 2 पहियों, 3 पहियों या 4 पहिया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी चालित और ईंधन संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। कचरे से कोयला बनाने वाला भारत का पहला प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश के विकास पहलों का वर्णन किया गया है जो भी भारत के विकास में विशेष महत्व रखते हैं। हालांकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और अभी भी चुनौतियों का समाधान किया जाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां प्रदेश ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, जनसंख्या आधिक्य और बेरोजगारी सहित ऐसी अनेक चुनौतियों को भी जन्म दिया है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार और केंद्रीय प्राधिकरण इन चुनौतियों को दूर करने और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।